अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरवाफियत से होंगे। माय नेम इज़ जुनैद नवाज़ और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल कैम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री पोर्शन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 50 एमसीक्यूज़ हैं जो कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री से हैं। तो इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे न्यू हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। The first law of thermodynamics is specially a statement of conservation of energy, conservation of mass, increase in entropy and spontaneity of reactions. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली किसकी स्टेटमेंट है? इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफॉर्म्ड। ठीक है, यानी कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, तो इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज हमेशा किसके इक्वल होगा? इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब माइनस वर्क डन। ठीक है, E इज इक्वल टू Q माइनस W। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस इज अप्रॉक्सीमेटली। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है -57.1 किलो जाउल पर मोल। माइनस साइन इसलिए होगा क्योंकि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो क्या है? वो एक्जोथर्मिक है। ठीक है, तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है। कंप्लीट रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन between strong acid and base releases about 57.1 किलो जूल पर मोल एनर्जी। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इस दौरान वाटर बनता है और कोई भी साइड रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? ये इंथाल्पी कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस इफ। प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी ज़ीरो से लेस होगा, यानी नेगेटिव होगा। ठीक है, सो स्पॉन्टेनिटी जो है इसको डिटरमिन किया जाता है गिब्स फ्री एनर्जी से, और नेगेटिव डेल्टा जी का मतलब है कि प्रोसेस जो है वो थर्मोडायनेमिकली क्या है? फिजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू। अब कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट एब्जॉर्ब है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है इंथाल्पी चेंज के। किसके इक्वल होगी? इंथाल्पी चेंज। यहाँ पे दो टर्म्स होती हैं, एक होता है क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच एंड क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई। ठीक है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू इंथाल्पी चेंज। ठीक है, एंड हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी चेंज। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ। इंट्रोपी जो है, ठीक है, इज अ मेजर ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम, डिसऑर्डर और रैंडमनेस या वर्क डन बाय अ सिस्टम। तो इंट्रोपी जो है इट इज़ अ डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। और इंट्रोपी जो है बेसिकली रैंडमनेस को क्वांटिफाई करती है। ठीक है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस को, कि जितना ज़्यादा डिसऑर्डर होगा तो इंट्रोपी क्या होगी? उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, कौन सा लॉ जो है वो एब्सोल्यूट जीरो को डिस्कस करता है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, जीरोथ लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ क्या कहता है? थर्ड लॉ कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल इज जीरो। ठीक है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो पर जो एक परफेक्ट क्रिस्टल है उसकी एंट्रोपी क्या होती है? ज़ीरो होती है। एंड दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। हाफ लाइफ जो है वो किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट ऑर्डर की इनिशियल कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, रेट कांस्टेंट पे, या प्रेशर पे। तो इसका करेक्ट आंसर है रेट कांस्टेंट ओनली। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है वो किसके इक्वल होती है? वो इक्वल होती है 0.693 ओवर के। ठीक है,
तो ये जो है फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ वो इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रेट कांस्टेंट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन आर्हीनियस प्लॉट इज इक्वल टू। अब सबसे पहले देखें कि आर्हीनियस इक्वेशन क्या है। ठीक है, आर्हीनियस इक्वेशन की जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है, ठीक है, वो क्या है, नेचुरल लॉग के इज इक्वल टू माइनस ई ए ओवर आर टी प्लस नेचुरल लॉग ए। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या बताना है, हमसे पूछा गया स्लोप के बारे में। स्लोप, तो स्लोप अगर इस इक्वेशन में देखें तो माइनस ई ए ओवर आर, दिस इज अ स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, माइनस ई ए ओवर आर। आर्हीनियस प्लॉट में, आर्हीनियस इक्वेशन में स्लोप जो है वो इसके इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ रिएक्शन इफ डबलिंग द कंसंट्रेशन डबल्स द रेट, द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्शन इज। यानी किस रिएक्शन में अगर आप कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं तो रेट भी डबल हो जाता है। ठीक है, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट सेकंड या फ्रैक्शनल, तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आप रेट क्या करोगे, डबल कर दोगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन भी सॉरी कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो रेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्डर में जो रेट है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट आप डबल कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट डबल होगा। सेकंड ऑर्डर के लिए अगर आप कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस रिएक्शन रेट बाय। कैटलिस्ट जो है वो किस तरह रिएक्शन को रेट को इंक्रीज करता है, डेल्टा जी को इंक्रीज करके, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके, डेल्टा एच को इंक्रीज करके, या इंट्रोपी को इंक्रीज करके। तो इसका करेक्ट आंसर है कि एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके, डिक्रीज करके। ठीक है, कैटलिस्ट बेसिकली क्या करते हैं, रिएक्शन को एक नया पाथ प्रोवाइड करते हैं कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। ठीक, उसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा मॉलिक्यूल के पास उतनी एनर्जी होगी कि वो क्या कर सकें, वो उस बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकें। तो इस तरह रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटम नंबर दैट स्पेसिफाइज द शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब शेप ऑफ ऑर्बिटल जो है, ठीक है, कौन सा क्वांटम नंबर जो डिस्क्राइब करता है, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3। 0 किसके लिए होती है, एस के लिए, 1 किसके लिए होती है, पी के लिए, 2 किसके लिए, डी के लिए, और 3 एफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्बिटल कैन हैव क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू दी हुई है, n3 है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू +1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल बन रहा है, 3s 3p 3d या 3f। तो इसका करेक्ट आंसर है 3d। अब इसमें ज़रा देखें कि 3 तो सभी में है, सभी ऑप्शन में है, और वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करता है। अब एल की वैल्यू बताती है कि ये कौन सा सब शेल है। अब टू कौन सा है, वो है डी। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या आंसर होगा, 3d होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रिलेट्स। ऑप्शन है इंथाल्पी एंड एनर्जी, पोजीशन एंड मोमेंटम, प्रेशर एंड वॉल्यूम, मास एंड एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है पोजीशन एंड मोमेंटम। अब ज़रा देखें कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स एंड ग्रेटर देन एच ओवर 4 पाई। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल to measure the exact position and momentum of an electron, yeah, or of a microscopic particle, ठीक है, at simultaneously, यानी एक ही वक्त में क्या होगा, आप एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को मैयर नहीं कर सकते। अगर पोजीशन को मैयर करेंगे तो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आएगी, और अगर मोमेंटम को एक्यूरेटली मैयर करेंगे तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो है पोजीशन एंड मोमेंटम।
one cannot know both position and momentum of a particle exactly. Next question है the number of nodes in a 4p orbital is. अब 4p ऑर्बिटल जो है इसमें नंबर ऑफ नोड्स बताने हैं, तो नंबर ऑफ नोड्स बताने के लिए हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू का पता होना चाहिए। अब p ऑर्बिटल है यहाँ पे, तो उसके लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, और टोटल नोड्स फाइंड करने का फॉर्मूला होता है n माइनस एल। अब l की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या है 4, सॉरी n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नोड्स कितने आएंगे 3 आएंगे। रेडियल नोड्स कितने आएंगे, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1, तो रेडियल नोड्स होंगे 2। और एंगुलर जो है एंगुलर एंगुलर किसके इक्वल होता है नोड्स, वो इक्वल होता है l की वैल्यू के। अब l की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 ही एंगुलर नोड होगा। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन था कि द नंबर ऑफ नोड्स, तो इसमें दो जो हैं वो रेडियल नोड्स हैं और एक जो है वो एंगुलर नोड है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 3। ठीक है, तो इसको आपने यहाँ पे करेक्ट कर लेना है, करेक्ट आंसर जो है वो क्या है 3 है। अगर स्पेसिफिकली पूछें रेडियल नोड्स कितने हैं तो वो 2 हैं, एंगुलर नोड्स का पूछें 1 है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स का पूछें तो वो 3 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इक्वेशन एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लांक्स इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, या हाइजेनबर्ग रिलेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, श्रोडिंगर वेव डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शंस एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो यूनिट है ये होता है वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली मेजर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, और इसे वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ गैल्वानिक सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम। गैल्वानिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, अब आपने ये याद रखना है कि एनोड पे हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होती है। और जब हम एक्सटर्नली सर्किट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो एनोड टू कैथोड की तरफ होता है। ठीक है, एनोड पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ऑक्सीडेशन होती है, जो इलेक्ट्रॉन जो हैं कैथोड की तरफ जाते हैं और वहाँ पे क्या होती है रिडक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज असाइंड अ पोटेंशियल ऑफ। स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ठीक है इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है, और ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है विद 0 वोल्ट पोटेंशियल एट ऑल टेम्परेचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन में जो स्लोप है ठीक है वो किसके इक्वल होती है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन देख लें, नर्स्ट इक्वेशन होती क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी डिवाइडेड बाय एन एफ इंटू लॉग क्यू। तो यहाँ पे जो 2.303 आर टी ओवर एन एफ है दिस इज द स्लोप। ठीक है, सो सी ऑप्शन जो है इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडक्टेंस इंक्रीजेज विद। कंडक्टेंस जो है ये इंक्रीज होती है जैसे जैसे जो है आइंस कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, कंडक्टेंस भी क्या होती है इंक्रीज होती है। सो ऑप्शन देखिएगा डिक्रीज इन आयन कंसंट्रेशन है, इंक्रीज इन आयन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन मोबिलिटी, रिमूवल ऑफ आयंस। सो इसका जो राइट आंसर है वह है इंक्रीज इन आयन कंसंट्रेशन। ज़्यादा आयंस होंगे ठीक है, मोर कैरियर्स, हायर कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्जॉर्प्शन इज जनरली। एड्जॉर्प्शन जो है इट इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, एड्जॉर्प्शन रिलीजेस एनर्जी एज मॉलिक्यूल्स एडहेयर टू अ सरफेस, हेंस इट इज एक्सोथर्मिक। एड्जॉर्प्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सरफेस पे अटैच होते हैं। ठीक है, एडहेयर टू सरफेस, तो वहाँ पे क्या होता है नॉर्मली एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच टाइप ऑफ कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हैबस प्रोसेस। हैबस प्रोसेस जो कि अमोनिया सिंथेसिस के लिए है, तो इसमें जो कैटलिस्ट है वो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होता है। ठीक है, आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है सॉलिड फॉर्म में, जबकि रिएक्टेंट्स जो हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वो क्या हैं वो गैसेज हैं। सो अगर तो रिएजेंट्स और कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में हो तो फिर वो होमोजीनियस कैटालिसिस कहलाती है।
ठीक है, अगर डिफरेंट हो तो फिर वो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो इसका राइट आंसर हेट्रोजीनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन। टेंडल इफेक्ट किस में होता है? ट्रू सोल्यूशन में, सस्पेंशन में, कोलाइडल सोल्यूशन में या क्रिस्टल्स में? तो इसका राइट आंसर है कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो लाइट को डिस्पर्स करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। तो इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? टेंडल इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फिजियोजॉर्प्शन द फोर्सेज इन्वॉल्व्ड आर। फिजियोजॉर्प्शन में जो फोर्सेज होती हैं वो वीक फोर्सेज होती हैं। ठीक है, वीक वॉन्डरवाल फोर्सेज होती हैं। और फिजियोजॉर्प्शन जो है इसमें क्या होगी? वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जबकि इसके ऑपोजिट केमियोजॉर्प्शन में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, सो इसलिए राइट आंसर जो है वो है फिजियोजॉर्प्शन के लिए वॉन्डरवाल फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेज इन कोलाइड्स ड्यू टू ब्रोनियन मोशन। जो ब्रोनियन मोशन है, ठीक है, उसका क्या फ़ायदा है कोलाइड्स के लिए? ठीक है, विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेज, कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है? प्रेसिपिटेशन, स्टेबिलिटी, सेडिमेंटेशन या क्रिस्टलाइजेशन? तो इसका राइट आंसर है स्टेबिलिटी। बेसिकली होता क्या है कि पार्टिकल्स की रैंडम जो मोशन होती है, ठीक है, वो उन्हें सेटल नहीं होने देती। तो इस वजह से कोलाइडर्स जो हैं वो स्टेबल रहते हैं। और कोलाइड्स स्टेबल तब रहेंगे कि जब जो है डिस्पर्स फेज डिस्पर्शन मीडियम में मौजूद रहे। अगर वो सेटल डाउन हो जाए तो फिर क्या होगा? कोलाइडल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन्स एनर्जी अमंग मॉलिक्यूल्स। यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको किसने एक्सप्लेन किया था? बोस आइंस्टाइन ने, फर्मी डायरेक या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन? तो इसका राइट आंसर है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। ठीक है, इन्होंने क्या किया? डिस्क्राइब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स एंड एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज। सोडियम जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर से का क्या मतलब है कि एक आयन को कितने ऑपोजिटली चार्ज आयंस ने सराउंड किया हुआ है। तो सोडियम क्लोराइड में दोनों आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6 होता है, और ये ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डायमंड इज एन एग्जांपल ऑफ। डायमंड किसकी एग्जांपल है? आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड या मॉलिक्यूलर सॉलिड? तो इसका राइट आंसर है कोवलेंट सॉलिड। ठीक है, अब इसमें होता है क्या है कि डायमंड में कार्बन एटम्स टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं, ठीक है, और एक जाइंट स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज अ कोवलेंट सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैंड गैप ऑफ कंडक्टर्स इज। कंडक्टर्स में बैंड गैप बेसिकली क्या होता है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो बैंड गैप जो है कंडक्टर्स में वो ज़ीरो होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या कर रहे होते हैं? ओवरलैप कर रहे होते हैं। देयर इज नो बैंड गैप इन कंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिफेक्ट रिड्यूसेस डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल। जो क्रिस्टल की डेंसिटी है उसको कौन रिड्यूस करता है? स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, सब्सटीट्यूशनल डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट? तो इसका राइट आंसर है स्कॉटकी डिफेक्ट। अब इसमें होता है क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस और एनाइंस जो है वो मिस होते हैं। यानी जितने केटाइन मिस होंगे उतने ही एनाइन मिस होंगे, तो ओवरऑल जो डेंसिटी होगी क्रिस्टल की वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। और इसी तरह इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी द मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन ऑब्जर्व्ड आर। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, वाइब्रेशनल होती हैं, रोटेशनल होती हैं या न्यूक्लियर होती हैं? तो इसका राइट आंसर है न्यूक्लियर वाइब्रेशंस। ठीक है, आईआर से क्या होता है कि बॉन्ड वाइब्रेट करते हैं, उससे स्ट्रेचिंग और बेंडिंग होती है, तो बेसिकली वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होती है ड्यू टू आईआर एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेयर्ड लैम्बर्ट लॉ रिलेट्स एब्जॉर्बेंस विद। बेयर्ड लैम्बर्ट लॉ जो है वो एब्जॉर्बेंस को कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ दोनों से रिलेट करता है। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनएमआर केमिकल शिफ्ट इज मेजर्ड इन। एनएमआर में न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में जो केमिकल शिफ्ट है इसको पीपीएम में मेजर किया जाता है। ठीक है, केमिकल शिफ्ट इज रिपोर्टेड इन पार्ट्स पर मिलियन रिलेटिव टू टीएमएस। ठीक है, जो रेफरेंस है टीएमएस, उससे कितना कोई प्रोटॉन जो है वो डी शील्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग
केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ आती हैं तो उनको ppm में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामन इफेक्ट इन्वॉल्व्स। रामन जो है, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें बेसिकली रामन इफेक्ट जो है कॉन्सेप्ट, उसमें होता क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, इलास्टिक स्कैटरिंग, इन इलास्टिक स्कैटरिंग या इमिशन ऑफ फोटोन्स। तो इसका राइट आंसर है इन इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, रामन स्कैटरिंग जो है ये इन इलास्टिक स्कैटरिंग है, इसमें फोटोन एनर्जी चेंज होती है आफ्टर इंटरेक्शन विद मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और रामन स्कैटरिंग फर्दर दो तरह की होती है, स्टोक और एंटी स्टोक। ठीक है, एक में क्या होता है कि इंटरेक्शन के नतीजे में जो एनर्जी है फोटोन की वो इंक्रीज हो जाती है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एनर्जी डिक्रीज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस। आइडियल गैस जो है उसके जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और फॉर आइडियल गैस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है इट इज़ अ रेशियो ऑफ पी वी एंड एन आर टी, सो इट मे मस्ट इक्वल टू 1। ठीक है, फॉर एन आइडियल गैस। उसके बाद है द वॉन्डरवाल कांस्टेंट ए अकाउंट्स फॉर। वॉन्डरवाल जो इक्वेशन है उसमें ए और बी जो कांस्टेंट यूज होते हैं, तो ए उसमें क्या है, ए इज द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ठीक है, इन वॉन्डरवाल इक्वेशन ए ओवर वी स्क्वायर करेक्ट्स फॉर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। उसमें जो करेक्शन की जाती है तो उसमें जो ए होता है बेसिकली वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उसे कहा जाता है, उसकी वैल्यू होती है। जबकि बी जो है, बी होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज। रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसमें हमारे पास जो है जो आंसर आता है, ठीक है, वो है लीटर पर मोल पर सेकंड। ठीक है, या फिर क्या होगा, डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकंड। अब इसमें ज़रा देखें कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि रेट जो है वो रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की सेकंड पावर पे डिपेंड करता है। तो अगर आप इसको रीअरेंज करें तो क्या होगा, जो रेट कांस्टेंट के का यूनिट आएगा वो किसके इक्वल होगा, लीटर पर मोल पर सेकंड के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसमें ऑप्शन है मैस, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड इंथाल्पी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, इसमें टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ऐसी जो क्वांटिटीज़ हैं वो क्या हैं, डेंसिटी। सो दीज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो टेम्परेचर जो है इसका राइट आंसर है। पार्टीशन फंक्शन इज इन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इज अ मेजर ऑफ। जो पार्टीशन फंक्शन है, ठीक है, ये किस चीज़ की को मेजर कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स को, एनर्जी गैप या हीट कैपेसिटी। तो इसका राइट आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स। बेसिकली पार्टीशन फंक्शन जो है इज अ सम ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म्स फॉर ऑल पॉसिबल स्टेट्स रिफ्लेक्टिंग हाउ पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एनर्जी लेवल्स। यानी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में किस तरह जो पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हैं। ठीक है, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है, उसको जो मेजर करने के लिए फंक्शन है दैट इज़ अ पार्टीशन फंक्शन। ठीक है, एंड इट इज़ अ मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट देखिएगा, एट इक्विलिब्रियम द वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। इक्विलिब्रियम पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं होती, नो नेट ड्राइविंग फोर्स एट इक्विलिब्रियम, सो डेल्टा जी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है वो 0 नहीं भी हो सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ली शैटलियर प्रिंसिपल स्टेट्स। ऑप्शन ए है अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम रेजिस्ट एनी चेंज इम्पोज्ड ऑन इट, a reaction always proceed towards product formation, the rate of reaction increases with concentration, the entropy of the universe always increases। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि सिस्टम एट इक्विलिब्रियम रेजिस्ट एनी चेंज इम्पोज ऑन इट। यानी एक सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में है तो अगर उस पर स्ट्रेस अप्लाई किया जाए, उसकी एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज किया जाए, तो सिस्टम खुद को इस तरह जो है एडजस्ट करता है कि उन इफ़ेक्ट्स को, उन चेंजेस को मिनिमाइज कर दे। ठीक है, इफ़ एन एक्सटर्नल कंडीशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन चेंजेस,
द सिस्टम शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू मिनिमाइज द डिस्टर्बेंस। ठीक है, सिस्टम क्या करेगा, उस इफेक्ट को नलीफाई करेगा एज मच एज पॉसिबल। तो ये है ली शैटलियर प्रिंसिपल कि इक्विलिब्रियम की हालत में सिस्टम क्या करता है, किसी भी चेंज को इम्पोज करता है, उसके रेजिस्टेंस करता है, ठीक है, चेंज के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस। ठीक है, यहाँ पे ज़रा देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी नेचुरल लॉग के। ठीक है, और ये जो रिलेशन है, इट इज़ अ फंडामेंटल रिलेशन, कनेक्ट्स थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फ्री एनर्जी चेंज के दरमियान रिलेशन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन शो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या शो करता है, कांस्टेंट हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, रेट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, या रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, या कह लें कि उसका रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। सो आंसर क्या होगा, रेट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट किसके इक्वल होता है, के इक्वल, द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन ए इनटू प्रोडक्ट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। अच्छा, 75% कंप्लीशन के लिए जो है कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, वन हाफ लाइफ, टू हाफ लाइफ, थ्री हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ होता है क्या कि जिसमें 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। अब फर्स्ट हाफ लाइफ में क्या होगा, इनिशियली हमारे पास 100% प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 50% रह जाएगा। अब सेकंड हाफ लाइफ जो है 50% का हाफ कन्वर्ट होगा, तो हमारे पास 25 रह जाएगा। तो प्रोडक्ट में 75% कंप्लीशन कितनी हाफ लाइफ के बाद होगी, टू हाफ लाइफ के बाद। ठीक है, यानी हर बार क्या होता है, 1/2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो इसी तरह 75% कंप्लीशन होगी आफ्टर टू हाफ लाइफ। तो राइट आंसर क्या है, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन इलेक्ट्रोलिसिस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, अमाउंट जो डिपॉजिट होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, करंट ओनली, टाइम ओनली, चार्ज पास्ट, या वोल्टेज अप्लाइड। तो ये है चार्ज पास्ट। फ्राडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि मैस डिपॉजिट जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। फ्राडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है कि mass of a substance deposited or liberated, ठीक है, at electrode is directly proportional to the current pass through the electrode। ठीक है, तो जितना ज़्यादा चार्ज जो है वो पास होगा, उतना ज़्यादा mass of substance डिपॉजिट होगा एट इलेक्ट्रोड। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग मीर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म अज्यूम्स मल्टीलेयर एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एट स्पेसिफिक होमोजेनियस साइट्स फॉर्मिंग मोनोलेयर, एडजॉर्प्शन प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ओनली, या एडजॉर्प्शन ड्यू टू केमिजॉर्प्शन। तो इसका राइट आंसर जो है बी है, एडजॉर्प्शन एट स्पेसिफिक होमोजेनियस साइट्स फॉर्मिंग मोनोलेयर। ठीक है, यानी लॉन्ग मेयर थ्योरी अज्यूम करती है मोनोलेयर एडजॉर्प्शन ऑन आइडेंटिकल साइट्स। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये आपने याद रखना है, लॉन्ग मिड एडजॉर्प्शन में जो एडजॉर्प्शन होगी वो मोनोलेयर एडजॉर्प्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम किसके इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू -13.6 ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी लेवल्स आर क्वांटाइज्ड विद दिस एक्सप्रेशन, यानी ये वैल्यू है, आप एन की वैल्यू चेंज करके क्या कर सकते हैं, किसी भी लेवल पर जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन हाइड्रोजन एटम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये -13.6 ओवर एन स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीजनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल इन हाइड्रोजन डिपेंड्स ऑन।
डीजनरेसी जो एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन है वो किस पे डिपेंड करती है, एन की वैल्यू पे, एन और एल की वैल्यू पे, एन और एम की वैल्यू पे, या तीनों की वैल्यू पे, एन एल और एम। तो बेसिकली होता क्या है कि हाइड्रोजन जो है उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो एन ओनली है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो क्या है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है और वो फर्स्ट शेल में होता है। ठीक है, तो उसकी एनर्जी जो है सिर्फ उसकी एन की वैल्यू से ही हम क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। सो एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और लास्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इंक्रीजेज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन आयनिक क्रिस्टल्स। कौन सा क्रिस्टल डिफेक्ट है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है आयनिक क्रिस्टल में। इसमें ऑप्शन है स्कॉटकी डिफेक्ट है, फ्रैंकल डिफेक्ट है, एफ सेंटर और सब्सटीट्यूशन डिफेक्ट। तो इसका राइट आंसर है एफ सेंटर, कलर सेंटर जो है डिफेक्ट। अब इसमें ज़रा देखें कि एफ सेंटर जो है ये कब राइज होगा, कि जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एनाइंस वैकेंसी को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, एनाइन वैकेंसी को अगर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर लें तो क्या होता है, कंडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और यही रीज़न है कि जो डिफरेंट क्रिस्टल्स है, आयनिक क्रिस्टल्स, ठीक है, उनका कलर शो होता है। ठीक है, एक्साइटेशन के दौरान, री एक्साइटेशन के दौरान। तो इसलिए जो है एफ सेंटर जो है इसका राइट आंसर है कि एफ सेंटर एक ऐसा क्रिस्टल डिफेक्ट है कि जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और रीज़न क्या है कि इसमें एनाइन वैकेंसीज को इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वहाँ पे कंडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस लेक्चर में हमने फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट